मोस्ट डिपेंडेबल एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वास्तिक अकेडमी। आप लोग का स्वागत है होम साइंस की क्लास में। जैसा कि मैंने कमेंट वगैरह देखा है और आप लोग ने काफ़ी मुझे लाइक भी किया है, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन भी किया है कि मैम कोई बुक प्रेफर करिए टीजीटी के लिए। तो देखिए स्टूडेंट टीजीटी के लिए या फिर होम साइंस के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है कि हम बस एक बुक से पढ़ लिए और एग्ज़ाम दे दिए क्वालिफाई हो गए। नहीं, आप खुद सोचिए टीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं और वो 125 क्वेश्चन कई बुकों को मिला के बनाई जाती है, तो इसीलिए हमें भी बहुत बुक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक बुक से नहीं काम चलेगा। अब अपने ही सब्जेक्ट होम साइंस का ले लीजिए। होम साइंस में कई ब्रांचेस हैं, उसमें से मैं टेक्सटाइल का उदाहरण देती हूँ। टेक्सटाइल में देखिए कुछ टॉपिक किसी बुक में अच्छे दिए हैं, कुछ टॉपिक किसी बुक में अच्छे दिए हैं। अब देखिए वृंदा सिंह की बुक है, उसमें परंपरागत वस्त्र, परिसज्जा, रेशों का वर्गीकरण, रेशों का इतिहास, दाग धब्बे, ये सब बहुत अच्छे दिए हुए हैं, बहुत ही हाई अच्छी क्वालिटी का उसमें लिखा हुआ है और भाषा भी बहुत अच्छी है वृंदा सिंह की। बट जो हम लोग का टॉपिक और जो हम लोग के हायर में और नेट में, अब तो खैर टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, टेलरिंग का, ड्राफ्टिंग का, पैटर्न का, ये सब टॉपिक हमारे वृंदा सिंह में नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से परमिला वर्मा में और रीना खनूजा की बुक में दी हुई है। तो आप इसी तरह से देखिए 3 बुक हो गई हमारे पास। मंजू पाटनी भी अच्छी बुक है। अब देखिए टेक्सटाइल की 4 बुक हो गई। 4 बुकों में आपको पूरे सिलेबस अपना हायर से लेके और लो तक का पूरा सिलेबस आपको 4 बुकों में मिलेगा। ठीक है, आपका टेक्सटाइल का अब सिर्फ टेक्सटाइल में ही 4 बुक है और हमारा कम से कम 6 से ज़्यादा ब्रांच हैं होम साइंस में। तो आप सोचिए उतने सारे ब्रांच के लिए हमें कितना गहन अध्ययन करना पड़ेगा। बट मैं फिर भी सारी बुकों से मटेरियल इकट्ठा करके अच्छे से अच्छा मटेरियल इकट्ठा करके आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगी, आप लोग को पढ़ाऊँगी, नोट्स बनवाऊँगी और क्वेश्चन भी अवेलेबल कराऊँगी। और जहाँ तक आप लोग का पेड क्लास के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो देखिए पेड क्लास कुछ दिनों बाद चालू होंगे, लेकिन जो फीस है वो आप लोग के सहूलियत के अनुसार ही रखा जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ताकि आप लोग आराम से उसको प्रेफर कर सकें। और फिर अब आगे क्लास में पिछले वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ शोध की क्लास को। और शोध के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टीजीटी में शोध के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, अभी टीजीटी की इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ कि 2011 टीजीटी का आप होम साइंस का क्वेश्चन पेपर एक बार उठा के देखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन उसमें पूछे जा चुके हैं। टीजीटी में शोध के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए क्वेश्चन का। और टीजीटी के क्वेश्चन में, टीजीटी के पेपर में शोध के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा गया है। बताइए, शोध के चरण का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर आप ये सोचें कि हम बस टीजीटी के सिलेबस वाइज जितना, मतलब माध्यमिक ने एक सिलेबस दे दिया है हमें टीजीटी का, बस हम उतना ही टॉपिक वाइज बस हम मैटर इकट्ठा करें और अपना नोट्स बनाएं और पढ़ लें और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इस तरह से, क्योंकि अलग से हायर लेवल के भी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है, अगर आप नेट के सिलेबस से चलेंगे तो आप हायर की भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, टीजीटी पीजीटी को भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हायर और टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बिल्कुल हायर और नेट का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। सॉरी, हायर और नेट का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है होम साइंस का, मैंने देखा है। ठीक है, तो इस तरह से शोध को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं टेक्सटाइल का मैटर आप लोग से थोड़ा डिस्कस करूँगी, सिलेबस डिस्कस करूँगी कि नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और टीजीटी पीजीटी में टेक्सटाइल के क्या सिलेबस है, मैं उसका पूरा आप लोग से डिस्कस करूँगी, पूरा आप लोग को बताऊँगी सिलेबस के बारे में, और मैं थोड़ा बहुत मैटर भी आप लोग को इंट्रोडक्शन भी दूँगी टेक्सटाइल का, सब बताऊँगी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब हम
कंटिन्यू करते हैं क्लास को। शोध के प्रकार मैं आप लोग को बताई थी नेक्स्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में शोध के प्रकार बताई थी आप लोग को, और आई थिंक 2 प्रकार मैंने अच्छे से बताया था, वो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध फिर मैंने बताया था दूसरा विश्लेषणात्मक शोध, और फिर तीसरा मैं अधूरा ही बता पाई थी आप लोग को, विशुद्ध मूल शोध। इसे विशुद्ध शोध भी कहते हैं और मूल शोध भी कहते हैं, ठीक है। इसे दोनों शोध कहते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा दे रही हूँ। वर्णनात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें सर्वेक्षणकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं रहता है। जो रिसर्चर होता है उसका चरों पर नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। और विश्लेषणात्मक शोध में चरों पर नियंत्रण रहता है, जस्ट अपोजिट होता है वर्णनात्मक शोध के। ये 2 चीज़ बिल्कुल आप लोग इसमें एकदम याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए विशुद्ध या मूल शोध। विशुद्ध या मूल शोध वे शोध होते हैं जो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो न्यूटन ने लॉ दिया था, वो विशुद्ध शोध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो एक सिद्धांत बन गया। जो उनका लॉ दिया था वो एक सिद्धांत बन गया, वो हमारे विशुद्ध शोध के अंतर्गत आएगा। तो न्यूटन के लॉ को ही जो एक मतलब थ्योरी बन गई, और फिर उसके बाद गणितीय शोध भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिजिक्स के शोध हो या गणित के शोध हो, इसी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आप गणित की कोई भी थ्योरी का या कोई भी फॉर्मूला का अगर शोध करना चाह रहे हैं, तो या आप चाहे वो भारत में करें या अमेरिका में करें या भारत के किसी अदर स्टेट में करें या इलाहाबाद में करें या फिर आप दिल्ली में करें, तो वो एक ही आंकड़ा आएगा हर जगह, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए इसको विशुद्ध या मूल शोध कहा जाता है। अब चौथा देखिए, चौथा है इसमें प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध, जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं ये समस्या मूलक पद्धति पे आधारित होते हैं, ठीक है। ये समस्या मूलक पद्धति पे आधारित होते हैं। ठीक है, समस्या मूलक पद्धति पे आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कोई समस्या ले लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए कानपुर में लोगों को सांस की बीमारी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कानपुर में रहते हैं तो आप वहाँ के मतलब वहाँ के लोगों की दिनचर्या के बारे में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के इन्वायरमेंट का पूरा आप रिसर्च करेंगे कि आखिर में क्या है, क्यों ऐसा होता है वहाँ पे, क्यों लोगों को वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब श्वसन क्रिया में क्यों इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है सांस की। तो इसके लिए आपके पास मतलब कोई ना कोई एक समस्या होनी चाहिए। वैसे तो शोध बिना समस्या के नहीं होती है, लेकिन ये पहले से प्रेजेंट है समस्या, आपके क्षेत्र में पहले से प्रेजेंट है ये समस्या और आपको उस पर रिसर्च करना है, तो इसको हम प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। अब आएंगे मात्रात्मक शोध में हम।
होता है, उसे अपने चरों की संख्या और मात्रा दोनों का पता होता है। कि मतलब इसको आप लोग समझिए कि उसे पता है कि हमें अपने चरों में से कितनी संख्या है हमारे पास और कितनी मात्रा मुझे उसमें से लेना है अपने शोध के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने चर की बात की, ठीक है। मान लीजिए कि शोधकर्ता के पास 50 चर, मतलब उसे संख्या पता है, ये हो गई संख्या, ये होगी संख्या कि शोधकर्ता को पता है कि मेरे पास 50 संख्या है, चरों की 50 संख्या है, ठीक है। अब उसे ये भी पता है कि मैं इसमें से कितनी मात्रा लूं अपने शोध के लिए। मान लीजिए उसने 30 मात्रा ली है, ठीक है। तो इन दोनों की जानकारी उसे पहले से रहती है कि हाँ मुझे कितना लेना है, मैं 30 लूं कि 20 लूं, ये चीज उन शोधकर्ता को पहले से ही पता रहता है इस शोध में, मात्रात्मक शोध में। अब नेक्स्ट शोध में देखिए गुणात्मक शोध। अब देखिए गुणात्मक शोध में क्या होता है कि शोधकर्ता चरों के गुण को लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यालय में आपको कोई सर्वेक्षण करना है कि इस विद्यालय में कितने बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कितने पढ़ाई में कितने हाई स्टैंडर्ड वाले हैं और कितने लो स्टैंडर्ड, कितने मिडिल क्लास वाले हैं, ठीक है। तो अब या फिर ये भी मत लीजिए, आप गुण की बात करिए। तो मान लीजिए कि अगर लेते हैं तो हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए हम किसी महिला विद्यालय में जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप बालिका विद्यालय में जाइए और वहाँ पे आप देखिए कि कितनी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई के काम आते हैं और कितनी लड़कियों को नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे अंदर के गुण हो गए, हमारे अंदर की क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि 50 में से 30 लड़कियों को मतलब राइट है, आते हैं, और 20 रॉन्ग है, ठीक है, नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इनका गुण हो गया। अब ये शोधकर्ता पे डिपेंड कर रहा है कि वो 30 को लेगा कि 20 को लेगा अपने शोध के लिए, ठीक है। वो उसके शोध पे डिपेंड है, अपने शोध के डिपेंड उस पर वो करता है कि मैं किसको लूँ, 30 को लूँ या 20 को लूँ। और ये हमारे अंदर की क्वालिटी, मतलब जो आप शोध कर रहे हैं, और गुणात्मक शोध आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ गुण की बात की जाती है, और मात्रात्मक शोध में सिर्फ मात्रा को लिया जाता है। ये क्वांटिटी होती है और ये क्वालिटी होती है कि अगर आप शोध कर रहे हैं और आप फील्ड में गए हैं और आपका अगर आप गुणात्मक शोध का मेथड ले रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो आप वहाँ के लोगों के क्वालिटी को देखेंगे और उसके अनुसार आप डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो होता है गुणात्मक शोध, ठीक है। अब छठा आता है सैद्धांतिक शोध। अब सैद्धांतिक शोध में क्या होता है, ये सिद्धांत पे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक शोध भी सिद्धांत पे रिलेटेड होते हैं। सैद्धांतिक शोध सिद्धांत का रिलेटेड होता है, सिद्धांत का ही निर्माण करते हैं। जैसे विकास पुस्तकालय जो डेवलपमेंट लाइब्रेरी वगैरह होते हैं, वहाँ से हम उनके डाटा और वहाँ से हम डाटा लेते हैं, या फिर जो पहले से कोई शोध कर चुका है उसके डाटा के आधार पे हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पहले से ही डाटा ले चुका है कि हाँ ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ हमने मतलब डाटा लिया है, उसका एक शोध का निर्णय निकला है उसका कि हाँ उसने एक निर्णय निकाला है, तो आप उस निर्णय से आप शोध करेंगे कि हाँ आखिर में इन्होंने ये इस निर्णय तक पहुँचे हैं, तो इसका भी कोई निष्कर्ष होगा, ये निर्णय कैसे आया, तो आप एक सिद्धांत का निर्माण कर देंगे। वो होता है सैद्धांतिक शोध, उसके अंतर्गत
बाद आता है सैद्धांतिक शोध, और अब होगा अनुभाविक शोध। अब आएगा 8वां अनुभाविक शोध। अनुभाविक शोध, इस शोध के को मतलब 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। पहला है प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब अवलोकन, ठीक है। ये अवलोकन में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सहभागी, एक होता है सहभागी और एक होता है असहभागी, ठीक है। सहभागी और असहभागी, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सहभागी रिसर्च वो होता है, अवलोकन वो होता है, सहभागी अवलोकन वो होता है जो हम फील्ड में जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करके और अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमें किसी क्षेत्र के शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो हम वहाँ जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, वहाँ के मतलब टीचर्स से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, फिर किसी स्टूडेंट के घर भी जा सकते हैं, वहाँ उनके पेरेंट्स से मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपने वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया, अपनी शोध के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, सहभागी हुए आप उसके, ठीक है। और असहभागी, जनरल सी बात है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप फोन के माध्यम से या फिर डाक के माध्यम से, किसी माध्यम से आप अपना डाटा कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो वो हो गया असहभागी, ठीक है। अब मतलब अब जो 9th आता है वो है अप्रयोगात्मक शोध। अप्रयोगात्मक शोध, ये बिल्कुल भी वर्णनात्मक शोध की तरह होता है। जैसा कि मैंने आपको वर्णनात्मक शोध में बताया था कि वर्णनात्मक शोध में चरों पे नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। सर्वेक्षणकर्ता का चरों पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। सेम ऐसे ही इसमें भी है कि अप्रयोगात्मक शोध में कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है सर्वेक्षण का चरों पे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, मैं ये चीज़ आपको लिख दे रही हूँ पूरा, ठीक है। शोध के इतने प्रकार हैं, प्रकार तो बहुत हैं, बहुत साइंटिस्ट ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान को बहुत भागों में बांटा है, बट मैं कुछ चुनिंदा ही बता रही हूँ जो अपने एग्जाम में आते हैं, जिससे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। और एक और है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। ये नाम हो तो आप लोग MCQ की तरह लिख लीजिए इसको। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने शोध को 3 प्रकारों से बांटा है, ठीक है। ये नेशनल साइंस फाउंडेशन, इन्होंने शोध को 3 प्रकारों से बांटा है, मूलभूत अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान, ठीक है। मैं इसको भी लिख दे रही हूँ।
एग्जाम में। ये मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ इसका क्वेश्चन कभी भी आप लोग का गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा व्यावहारिक। अनुसंधान। फिर आएगा प्रयोगात्मक। ठीक है, ये तीन भागों में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने 3 भागों में शोध को बांटा है। अभी इसके अंतर्गत भी सब डिवीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। लेकिन इस तरह से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है इसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने शोध को मूलतः कितने भागों में विभाजित किया है, तो मूलतः 3 भागों में विभाजित किया है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो नाम दे देंगे कि मूलभूत शोध, व्यावहारिक शोध, प्रयोगात्मक शोध को किसने 3 भागों में बांटा है, तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 3 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे शोध के प्रकार की टॉपिक कंप्लीट हो रही है। अब मैं शोध के चरण को आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। शोध के चरण जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग का हायर में, और हायर के आपको सब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं। टीजीटी में जब पूछ लिए हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। शोध के चरण को मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ। शोध के चरण में सबसे पहले ये आएगा कि हम शोध क्यों करना चाहते हैं, वो चीज सबसे पहले है यहाँ पे। ठीक है, शोध के चरण में सबसे पहले वही चीज आएगा। और शोध के चरण में सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम अगर, जैसे मैंने पहले भी आप लोग को ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमारी जो आवश्यकता होती है वही हमारे लिए समस्या बनती है, तो शोध के चरण में सबसे पहले आता है समस्या का चयन। मतलब आप समस्या का चयन करेंगे कि वास्तव मतलब एटलीस्ट आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है, आप किस पे आप शोध करना चाहते हैं, आपकी क्या जिज्ञासा है, ठीक है, आप किस पे शोध करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आएगा दूसरा, यही सीक्वेंस एग्जाम में पूछते हैं। शोध के चरण को ऊपर नीचे करके 5-6 सीक्वेंस रहेंगे और उसी को ऊपर नीचे करके और बोलेंगे कि इसको सीक्वेंस में लगाइए। उसके बाद आएगा परिकल्पना। परिकल्पना, इसे ही हम उपकल्पना भी कहते हैं और इसे ही इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहा जाता है। परिकल्पना वो चीज़ है कि मान लीजिए आपने शोध का पहले सोच लिया कि हाँ क्या हमारी समस्या क्या है, अब उस समस्या से रिलेटेड आप अपने मन में मतलब सोचेंगे, विचार करेंगे कि हाँ यहाँ ऐसे क्यों है, किस लिए है, एक मतलब योजना बनाना या फिर उसके बारे में एक मतलब एक क्वेश्चन क्रिएट होता जाना अपने मन में, एक क्वेश्चन क्रिएट जो होता जाता है वही परिकल्पना कहलाता है। बट आपके टॉपिक और आपके सोच से रिलेटेड होना चाहिए वो, ठीक है, कि क्या क्या आप सोच रहे हैं और क्या है, मैं इस शोध में क्या करूँगी आगे, मैं इस शोध में कैसे करना है मुझे, हाँ शायद इसलिए यहाँ पे ऐसा है, इस फील्ड में ऐसा है, ये सब चीज़ आप जो सोच रहे हैं अपने मन में, थिंकिंग है जो आपकी, वही परिकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहलाती है। अब इसी से फिर आगे तीसरा चरण आता है शोध की रूपरेखा। शोध की रूपरेखा मतलब आप क्या, मतलब कैसे आप शोध को कैसे करेंगे, क्या उसमें क्या आपको प्रस्तावना कैसे डालना है, फिर कोई मैटर को कैसे इसमें डालना, ग्राफ को कैसे मुझे
लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है अपने शोध में, ये सब पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है प्रगतों का संकलन। डाटा कलेक्शन, ठीक है। डाटा कलेक्शन मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि डाटा दो प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं, एक प्राथमिक डाटा होता है और द्वितीयक डाटा होता है। तो प्राथमिक डाटा वे डाटा होते हैं जो आप फील्ड में जाके प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने शोध से रिलेटेड फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ से पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम प्राथमिक डाटा कहते हैं। अगर आप किसी जनजाति के पोषण के बारे में जानना चाहते हैं और आप उस जनजाति इलाके में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों के रहन सहन, वहाँ के लोगों के खान पान, सारी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब मतलब देख रहे हैं, तो वो चीज़ होती है प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आती है। और द्वितीयक डाटा के अंतर्गत जो आप वहाँ पे जा नहीं रहे हैं, आप पहले से बना बनाया डाटा ले लिए हैं और उसको आप अपने एनालिसिस करके आप अपने शोध में उसको प्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम द्वितीयक डाटा कहते हैं। तो इस तरह से डाटा दो प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद जो पांचवा चरण आता है चरण जो आता है वो होता है प्रगतों का विश्लेषण। ठीक है, अब इसमें प्रगतों का विश्लेषण मतलब होता है कि आप गए फील्ड में डाटा कलेक्ट कर लिए। अब उसमें से कई चीज़ें होती हैं कि जो आप डायरेक्ट, मान लीजिए आप डायरेक्ट अपने फील्ड वाले शोध वाले फील्ड सर्वे में जाएंगे, तो डायरेक्ट वहाँ जाते ही आप अगर मान लीजिए जनजाति वाले इलाके में जा रहे हैं और जाते ही वहाँ पे सीधे अपना क्वेश्चन तो पुटअप नहीं करने लगेंगे ना, पहले आप उनके साथ थोड़ा फेमिलियर होइए, उनके साथ घुलिए मिलिए। वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो इतनी जल्दी आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं करने के लिए तैयार होंगी। आप पहले उनके साथ थोड़ा घुलिए मिलिए, उनसे थोड़ी आम बातचीत करिए, उनकी थोड़ी फैमिली वाली बातें करिए, थोड़ा वहाँ के लोगों के रहन सहन का ये सब का बस ऐसे जनरली चीज़ पूछिए उनसे जिसमें उनको इंटरेस्ट आए। फिर इस तरह धीरे धीरे करके आप उनसे थोड़ा सा मतलब जब आपसे वो फेमिलियर होने लगे, घुलने मिलने लगे, तब आप वहाँ से आप अपना प्रश्न उठाना शुरू करिए बात बात पे, और फिर धीरे धीरे आप अपना डाटा कलेक्ट करिए। तो उसमें क्या होता है कि कई डाटा आपके मतलब जो आपको यूज़ नहीं है वो भी डाटा आपको मिल जाते हैं। तो उस वही चीज़ें विश्लेषण करना, जो हमें यूज़फुल नहीं है उन डाटा को हम अलग करेंगे, जो यूज़फुल है उन डाटा को हम लेंगे और उसको हम अपने शोध में लाएंगे। तो इस तरह से जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे तभी तो जानेंगे कि हाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। अगर आप नहीं विश्लेषण करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि ये हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। उसके बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है निष्कर्ष। अब इन सब के बाद आपका क्या निष्कर्ष निकल रहा है आपके शोध का, आप उसके बारे में पूरा विवरण देते हैं कि हाँ मैंने जो शोध किया है मैं किस कंक्लूजन, मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं क्या उसमें क्या मेरा रिजल्ट आया है मेरी शोध का, आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है शोध की रचना। अब आपका यहाँ से शोध राइटिंग शुरू हो गया, ठीक है, आपका थीसिस राइटिंग इस स्टेज से शुरू हो गया।
यहाँ तक आपका 7 स्टेज रहता है शोध के चरण में, और लास्ट वाले स्टेज से अब आप यहाँ से थीसिस राइटिंग शुरू करेंगे अपनी। आपने शोध को मतलब थीसिस में आपको क्या लिखना है वो सारा आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आपको सारा सब कुछ मिल गया। अब आप यहाँ से अपनी थीसिस राइटिंग शुरू करेंगे और अपनी थीसिस को लिखेंगे। अभी इस थीसिस राइटिंग में भी बहुत प्रकार होते हैं, इस थीसिस राइटिंग के भी प्रकार हैं, कई भाग हैं जो मैं आपको आगे पूरा बताऊंगी, पूरा उसको भी मैं डिस्क्राइब कराऊंगी और पूरा लिखाऊंगी, और आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। अभी कुछ दिनों बाद आप लोग को सारे नोट्स मिल जाएंगे, PDF के थ्रू आप लोग को सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग से टेक्सटाइल का मैटर सारा डिस्कस करूँगी, और PGT की क्लास भी चलेगी। PGT में जहाँ तक आप लोग ने भी देखा है कि साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा है हम लोग में, तो जो हमारे सर हैं मिस्टर रमेश यादव सर, वो पूरा साइंस का कवर करेंगे। मैं खुद उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ सर की। उनका बायोलॉजी का इतना अच्छा मतलब टीचिंग है, वो बायोलॉजी इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि अगर आप उनसे पढ़ लेंगे तो शायद ही PGT का कोई भी एक साइंस का क्वेश्चन आप गलत करें। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि मुझे भी बायोलॉजी पहले बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, लेकिन मैं जब से सर से पढ़ी हूँ मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है। तो आप लोग सर जब आएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से सर की भी क्लास अटेंड करिएगा, और आगे क्लास जब भी होगा तो बता दिया जाएगा आप लोग को कि पेड क्लास के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, आप लोग को सब चीज़ PDF पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। और मैडम भी आप लोग की समय पे कुसुम मैम भी आएंगी, जब भी ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई करिएगा, वो आएंगी। और आगे फिर मैं आप लोग को एक्सटेंशन और मैनेजमेंट का पोर्शन भी पढ़ाऊँगी, और टेक्सटाइल में परंपरागत वस्त्र के बारे में भी सारा डिस्कस करूँगी। और परंपरागत वस्त्र से पहले मैं थोड़ा सा जब टेक्सटाइल का कल अगली वीडियो में जो मैं टेक्सटाइल के बारे में बताऊंगी तो उसमें मैं सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि आखिर में टेक्सटाइल किसे कहते हैं, और ये टेक्सटाइल भाषा का मतलब उद्गम कहाँ से हुआ। फिर उसके बाद टेक्सटाइल के बाद मैं उठाऊँगी कि रेसे किसे कहते हैं, तंतु किसे कहते हैं, और यार्न किसे कहते हैं, फैब्रिक किसे कहते हैं, स्टेपल रेशा क्या होता है, और फिलामेंट रेशा क्या होता है। मैं ये सारा चीज़ पढ़ाऊँगी आप लोग को टेक्सटाइल में। ताना बाना और जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी नीटिंग है, वीविंग है, और जो भी अपहोल्स्ट्री है, और सारे जो भी मैटर हैं मैं सारे टेक्सटाइल का कवर करूँगी आप लोग का। और शोध की क्लास को मैं अब यही कह रही हूँ कि मैं हफ्ते में एक दिन शोध की क्लास लूँगी, और जैसे मंडे से लेकर थर्सडे तक टेक्सटाइल की क्लास चलेगी, और फ्राइडे को ये शोध की क्लास चलेगी, अनुसंधान की क्लास चलेगी, और सैटरडे को मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं उसी का आप लोग को क्वेश्चन पुटअप करूँगी, और TGT PGT और नेट के लेवल से आप लोग का क्वेश्चन पुटअप करूँगी। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन भी मिलता रहेगा और आप लोग का मैटर भी कंप्लीट होता रहेगा, पूरा टू द टॉपिक वाइज मैटर कंप्लीट होता रहेगा। और जो भी आप लोग को चाहिए कि हाँ मुझे इसके नोट्स चाहिए या फिर ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोग को सब प्रोवाइड कराऊंगी। और आगे की क्लास फिर जो भी कंटिन्यू चलेगी, और आगे मैं कल अगली वीडियो में मैं टेक्सटाइल का पूरा आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि टेक्सटाइल का पूरा सिलेबस जो TGT में, PGT में, नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी टेक्सटाइल का सिलेबस होगा मैं सारा आप लोग से डिस्कस करूँगी, और सब आप लोग को बताऊंगी कि हाँ ये कैसे है। क्योंकि मैं नहीं चाहती, फिर से मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं पूरा सिलेबस आप लोग को एक बार में दिखाऊँ। हम टू द मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले टेक्सटाइल का, फिर उसके बाद मैं मैनेजमेंट का करूँगी, फिर उसके बाद एक्सटेंशन का उठाऊँगी क्वेश्चन, और काफ़ी अदर चीज़ें भी मैं आप लोग को बताऊँगी जो नहीं आप लोग ने बुक में हम लोग को बहुत मुश्किल से मिल पाती, क्योंकि इंग्लिश की बुक में वो सब तो अवेलेबल है इंग्लिश मैटर में, बट हिंदी में नहीं अवेलेबल है मेन्यू वाले पूरे पोर्शन, जो अलाकाटा का मेन्यू, डेजा मेन्यू हुआ, ये सब मेन्यू के जितने पोर्शन हैं। तो ये अलाकाटा मेन्यू आखिर में किस देश से आया है और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और डेजा मेन्यू का किस देश से आए, ये सारे मेन्यू कहाँ से आए हैं, ये
सब, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये सारे नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप लोग अपना साथ देते रहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट क्लास फिर अगली वीडियो में कंटिन्यू रहेगा, और अगली वीडियो में मैं टेक्सटाइल का सारा आप लोग से सिलेबस डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।